नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल पर स्वागत करते हैं। आइए हम देखते हैं ड़ का उच्चारण स्थान क्या होता है। ड़ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो पहले तो हम उच्चारण स्थान जान ले। कंठ से बोले जाने वाले ध्वनियां कौन कौन सी है? क ख ग घ अंग कंठ से, तालु से च छ ज झ इय, ये तालु से हमारे बोले जाते हैं। मूर्धा से ट ठ ड ढ और अड़, ये किससे बोले जाते हैं? मूर्धा से बोली जाती है। केटीएम दो, ठीक। दंत से त थ द ध न, ये किससे बोले जाते हैं? दंत से। ओष्ठ से प फ ब भ और म, ये किससे बोले जाते हैं? हमारे ओष्ठ से। इसको हम लिख सकते हैं किससे? ये कंठ ध्वनियां हैं, ये तालु ध्वनियां हैं, ये मूर्धा ध्वनियां हैं, ये दंत ध्वनियां हैं और ये हमारी ओष्ठ ध्वनियां हैं। अगर हम शुरुआत करें, ड़ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा बाबू? मूर्धा हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि कंठ ओष्ठ ध्वनियां किसे कहते हैं? आज हम स्वरों की ध्वनियां सभी पढ़ ले जाएंगे। क्या? अ और आ का जो उच्चारण स्थान होता है बाबू किससे होता है? कंठ से। छोटी ई बड़ी ई का उच्चारण स्थान तालु से। अच्छा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान किससे होता है? ओष्ठ से। ओष्ठ से। जैसे उमा बोलिए ना ओष्ठ, उख बोलिए ना ओष्ठ स्पर्श करेगा, ठीक। ये कंठ से, ये तालु से, ये ओष्ठ से बोली जाने वाली ध्वनियां हैं। अगर हम अ के साथ अगर छोटी ई लगाते हैं तो क्या बनता है? छोटी ई लगाते हैं तो अ के साथ छोटी ई लगाते हैं तो क्या बनता है? अ के साथ अगर छोटी ई लगाते हैं तो क्या बनता है? ए बनता है। अ के साथ अगर ए लगाते हैं तो क्या बनता है? अय बनता है। अ का उच्चारण स्थान बाबू कंठ और ई का तालु, कंठ और ई का तालु होता है। इन दोनों को अगर मिला दिए, इनका उच्चारण स्थान क्या निकल के आया? कंठ तालु। लेकिन हमसे पूछा है कंठ ओष्ठ। अ के साथ अगर छोटा ऊ जोड़े तो क्या बनेगा बाबू? ओ। अगर अ के साथ अगर ओ जोड़ दें तो क्या बनेगा? औ। इनका उच्चारण स्थान बाबू क्या हो जाएगा? खूब आराम से देखिए ना, ये दोनों कंठ से और ये ओष्ठ से, ये दोनों मिला के क्या हुआ? कंठ ओष्ठ ध्वनिया हो जाएगा। चलिए अगले पेज पे बढ़ते हैं। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला पेज है स का उच्चारण। देखिए उष्म व्यंजन जो होते हैं, उष्म व्यंजन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। उष्म व्यंजन 4 ही होते हैं। कहेंगे कौन कौन सर? एक होता है स और ह। देखिए स का उच्चारण स्थान के बारे में हम चर्चा कर ले जाएंगे। स का उच्चारण स्थान होता है क्या? तालु। इस स को हम बोलते हैं क्या? मूर्धा स। इस स को क्या बोलते हैं? मूर्धा स। इस स को हम क्या बोलते हैं? दंत स। ह को हम क्या बोलते हैं? कंठ ध्वनिया या का कल्य वर्ण के नाम से हम जानते हैं। किसको? ह को। हमसे सवाल पूछा है स का उच्चारण स्थान, बाबू तुरंत उत्तर क्या देंगे? स हमारे तालु से यानी तालव्य ध्वनिया है। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला पेज है क्या कि दिया हिंदी वर्णमाला में अंग और अह का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो भाई साहब अंग और अह का उच्चारण स्थान ये हिंदी में क्या कहलाते हैं? अयोगवाह के नाम से जानते हैं। अयोगवाह का मतलब होता है ना बाबू, अ का मतलब क्या होता है? नहीं। योग का मतलब क्या होता है? जुड़ना, जुड़ना। वाह का मतलब वहन करे। ऐसी ध्वनियां जो जुड़कर वहन न कर सके, वहन न कर सके, उन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। अंग और अह ये दोनों किस कैटेगरी के अंतर्गत है? इन्हें हम अयोगवाह। अह को हम अनुस्वार के नाम से जानते हैं, अनुस्वार के नाम से जानते हैं। अह को हम विसर्ग, अह को हम विसर्ग के नाम से जानते हैं, ठीक। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला पेज है, अगला पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला पेज क्या है? हिंदी में अर्ध स्वर हम किसे कहते हैं? भाई साहब मेरे दोस्त बिल्कुल आप आराम से ध्यान देना
कि जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं ना, अंतस्थ व्यंजन, ये अंतस्थ व्यंजन 4 ही होते हैं। कहेंगे कौन कौन सर? हम कहेंगे बाबू य, व, र और ल। अच्छा देखो, य और व को हम क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आधा स्वर जैसा गुण होता है। जैसे हमने एक शब्द लिखा मही ला ए, अगर क्या हम ये इसी पर लिख दें म ही ला ए, ये भी तो बात तो वही है भाई साहब, अर्ध स्वर का कार्य कर रहा है ना। ए के जगह पर ये आ गया। अगर हम लिखें यहाँ पर देखिएगा कौ आ, अगर हम यहीं पर हम बना दे क्या क्या कौवा, तो यह और वह किसका कार्य कर रहा है? तो कहेंगे अरे सर वाह, आज तक तो जानते नहीं थे, अब तो पता चल गया। यही होता है क्या? अर्ध स्वर। र को हम ल को पार्श्विक वर्ण के नाम से जानते हैं, पार्श्विक। र को हम लुंठित वर्ण के नाम से जानते हैं, लुंठित वर्ण, या इसी को हम प्रकंपित वर्ण के नाम से जानते हैं। किसको? र को हम प्रकंपित जानते हैं, ल को पार्श्विक वर्ण के नाम से। ठीक, अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला पेज क्या है? अगला सवाल है प ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होगा? अच्छा, प ध्वनि एक होता है क ध्वनि, क्या क्या? प का प फ ब भ म, प का उच्चारण स्थान क्या होता है बाबू? तुरंत कहोगे बिल्कुल सर, खूब आसानी से तो याद कर सकते हैं, हमारी ओष्ठ ध्वनियां तो होती है। प हुआ, फ हुआ, ब हुआ, प फ ब भ म। मामा कहिए, देखिए ओठी स्पर्श होगा ना। बाबा कहिए, ओठी स्पर्श हिलेगा ना। पापा कहिए, ये सारी ओष्ठ से बोली जाने वाली ध्वनियां हैं। चलिए अगले सवाल पर की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है, अगला सवाल दिया है निम्न में कौन सा पश्च स्वर है? पहले तो हम जान ले जीभ के आधार पर स्वरों का विभाजन, जीभ के आधार पर स्वरों का विभाजन कितने प्रकार से किया गया है? कहेंगे सर 3 प्रकार से। हम कहेंगे कौन कौन? बताओ तो। एक होता है अग्र स्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर और तीसरा होता है पश्च स्वर। यही 3 प्रकार तो होते हैं सर। हम कहेंगे ठीक है, अग्र स्वर में आता है छोटी ई, बड़ी ई, ठीक, ए और ऐ अग्र स्वर में आता है। मध्य स्वर में क्या आता है? अ आता है। जो शेष बचे स्वर हैं, जो शेष बचे स्वर हैं उनको हम, जैसे आ हुआ, ठीक, आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक, ओ और औ, ये किस में आते हैं बाबू? ये पश्च स्वर के उदाहरण हैं। देखिए कोई मिल रहा है, कहेंगे हाँ सर मिल तो रहा है, क्या आ तो होगा। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगर इसको आप लिखना चाहते हो तो खूब आराम से लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगले की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो सवाल है, अगला सवाल देखिए, आधुनिक व्याकरण के दृष्टि से, सवाल तो थोड़ा सा लेंदी है। आधुनिक व्याकरण के दृष्टि से प फ ब का व्याकरण विशिष्ट क्या है? तो प फ ब ओष्ठ से बोले जाते हैं। दंत ओष्ठ होगा नहीं, दोनों ऑप्शन कैंसल। ओष्ठ के नाम से, ये भी है, ये भी है। स्पर्श है, बिल्कुल सही बात है, स्पर्श दोनों में भी है। अच्छा, प फ ब तीसरे पर 135 अंतः सारे अल्प प्राण में आता है, यानी यह वाला ऑप्शन कैंसल हो गया ना। क्या ऑप्शन दे देंगे? कितना आसान सवाल था। अघोष है, निरुनासिक भी है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि हिंदी में स्पर्श व्यंजन में 5 वर्गों के दूसरे और चौथे को क्या कहते हैं? भाई देखिए ना, दूसरे और चौथे को क्या कहते हैं? लिख लीजिए 24 उष्मा महाप्राण। 24 उष्मा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? महाप्राण के नाम से जानते हैं। ये बात कितने लोगों को नहीं समझ में आया कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा उष्म व्यंजन में आते हैं स और ह, ये महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि स्वर ध्वनि के प्रकार है।
स्वर कई प्रकार के होते हैं बाबू? तो ह्रस्व भी होता है, दीर्घ भी होता है, प्लुट। ऑप्शन क्या देंगे? स्वर ध्वनि 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुट के नाम से जानते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। धकाधक ये जो प्रश्न की श्रृंखला चलेगी, आपको कम से कम 60 प्रश्नों की श्रृंखला वर्णमाला की आज कराएंगे। सुनिएगा सवाल, कौन सा अमानक वर्ण है? हिंदी में 2 ही अमानक वर्ण है, एक यह वाला भ के जगह यह आज वाला मानक वर्ण आ गया भ, एक क्या है यह वाला ल के जगह एक और आ गया है ल। हिंदी में अमानक वर्णों की संख्या जब भी पूछेगा तो अमानक वर्ण कितना बताएंगे बाबू? 2 होते हैं। कौन कौन 2 होते हैं आपके सामने हमने लिख दिया, तो क्या बता देंगे? भ हमारा क्या है? अमानक वर्ण है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये 3D इमेज के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, ठीक। चलिए अगले सवाल, घ का उच्चारण भाई कंठी से तो बोलते हैं, क ख ग घ अंग, ये किससे बोलते हैं? कंठ से। कहेंगे सर बड़ी आसान सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कोई जानते हैं? बिल्कुल कमेंट करिए, कब हुआ था भैया? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? कहीं बताओ ना यार, बड़ी आसान सवाल तो है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। कब हुई थी? 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। यानी विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? सी, ये राइट उत्तर। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? कौन सा वर्ण दंतव्य व्यंजन या दंतव्य वर्ण है? कौन सा जो व्यंजन है हमारा दंतव्य व्यंजन है? अच्छा, कंठ ताल मूर्धा, कंठ ताल मूर्धा दंत, दंत में आता है त, थ, द, ध, न। इनमें से कोई भी वर्ण दिख रहा है क्या आपको? तो मार दीजिए ना विकल्प, क्या दिक्कत है? अच्छा, उ ओष्ठ से है, च तालु से बोला जाता है, यह अंतस्थ है, तो एक ही तो बच रहा है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा अमात्रिक मतलब बिना मात्रा का बाबू कौन सा लिखा गया है? यही सिर्फ चेक करके बता देना है किसको? इसको, कि कौन सा अमात्रिक वर्ण है। देखो ना, कारखाना में तो मात्रा लगा है, कार आ का मंत्रा लगा है। अमिताभ में तो मात्रा लगा है, चहचहाना में तो मात्रा लगा है, लेकिन क्या कलरों में कोई मात्रा है क्या? कहोगे नहीं सर, कलरों में तो कोई मात्रा नहीं है। यही तो हमारा उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, कौन सा अर्ध स्वर कहलाता है? अभी बताए हैं। अर्ध स्वर हम किसे कहते हैं? य और व को हम क्या कहते हैं? अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं। तुरंत उत्तर क्या देंगे? य। आइए अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। य र ल व व्यंजनों को क्या कहते हैं? अभी हम जस्ट बताए ही हैं आपको। य र ल व को क्या कहते हैं बाबू? अंतस्थ व्यंजन के नाम से जानते हैं, ठीक। स्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक, क से लेकर म तक के जो व्यंजन होते हैं उन्हें हम स्पर्श व्यंजन। उष्म व्यंजन में कौन कौन आते हैं? उष्म व्यंजन में स, स और ह, तालु स, मूर्धा स, दंत स और ह, कंठ। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला पेज क्या है कि ज्ञ किन वर्णों के सहयोग से बना है? यही पर हम सारा चीज आपको बता देते हैं। देखिए हिंदी में होते हैं कुछ संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्ण, संयुक्त का मतलब भाई साहब मिलकर बने हुए वर्ण। संयुक्त वर्णों की संख्या हिंदी में कितना होती है? 4 होती है। कौन कौन से? कहेंगे सर एक छ है, छ आधा क मूर्धा स से मिलकर बना है। एक छ के बाद त्र यानी त और र से मिलकर बना है। एक होता है ज्ञ आधा ज और इय से मिलकर बना हुआ है। एक होता है स्र आधा क आधा स, ताल वाला स और र से मिलकर बना है। अगर बात करें संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी है हिंदी में? 4 होते हैं। ज्ञ किससे बना है क्या बाबू बता नहीं सकते हो? ज का पैर नहीं टूटा है, यहाँ पैर टूटा है ज्ञ, यानी यही वाला तो विकल्प होगा, ठीक। देखो पैर टूटा हुआ और ज्ञ, क का पैर टूटा हुआ और स, त का पैर टूटा हुआ प्लस र,
स का पैर टूटा हुआ प्लस र, ये जरूर ध्यान देंगे। या एग्जाम में ऐसे भी विकल्प आपको दे सकता है, क स का भी पैर तोड़ के और अ भी बना सकता है, ध्यान रखिएगा। ये एग्जामिनर की होशियारी रहेगी, यहाँ थोड़ा सा दिमाग देना पड़ेगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ना भाई, अभी कहे नहीं तब तक सवाल आ भी गया। छ किससे मिलकर बना है? एक क च नहीं कहेंगे कि नहीं, क और स नहीं, ये भी नहीं, क और स कौन सा? कौन सा? मूर्धा स, जिसको पेटफरवा स के नाम से आप बोलते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है कि खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में मिलता है? खड़ी बोली का पहला प्रयोग, खड़ी बोली का पहला प्रयोग सुख सागर में मिलता है, सुख सागर में मिलता है खड़ी बोली का पहला प्रयोग। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि य र ल व व्यंजनों को क्या कहते हैं? भाई साहब, य र ल व व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन के नाम से हम जानते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि वावेल को हिंदी में क्या कहते हैं? भाई साहब, वावेल को ही तो हिंदी में हम लोग स्वर के नाम से जानते हैं। कॉन्सोनेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट को हिंदी में हम क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। ये वावेल को हिंदी में स्वर के नाम से जानते हैं। आगे बढ़िए, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल जो है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजनों की संख्या है, यह स्पर्श, देखिए व्यंजन कौन कौन से हैं? स्पर्श व्यंजनों की संख्या बाबू 25। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या क्या है? अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है 4। उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो कहेंगे सर 4। 25, 4, 29 और 4, ये टोटल अगर व्यंजन पूछेगा कितने हैं तो व्यंजन 33 हैं। लेकिन कुल व्यंजन अगर सवाल बना के पूछ दिया जाए तो कुल के लिए हम उत्तर देते हैं 33 प्लस 2 बराबर 35 देते हैं, क्योंकि ये जो दो हैं, ये दो ड और ढ के नीचे नुक्ता वाले, इन्हें द्विगुण व्यंजन के नाम से या ताड़न जात के नाम से जानते हैं। यहाँ उत्तर क्या देंगे हम? 33 उत्तर देंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या जब भी पूछा जाएगा, यहाँ पूछ दिया है कुल संख्या, तो कुल संख्या हम उत्तर देंगे 13। लेकिन अगर सिर्फ पूछा जाए हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, तो स्वरों की संख्या हमेशा कितनी होती है? 11। अगर पूछ दिया कुल स्वरों की संख्या, तो कुल स्वरों में दो गो अयोग वाला भी जोड़ लेंगे। क्या बताएंगे? कुल स्वरों की अगर संख्या पूछता है तो बताएंगे 13। पूछेगा मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं, मात्रा के आधार पर पूछ देगा तो भाई साहब उत्तर बताएंगे क्या? 10, क्योंकि अ का कोई मात्रा नहीं। उच्चारण स्थान के आधार पर पूछ दिया तो भी बताएंगे 10 ही होता है, क्योंकि ऋषि ऋका हिंदी में कोई उच्चारण स्थान नहीं है, कहीं वर्णन नहीं किया गया है उच्चारण के आधार पर। ये 4 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, आप कहीं नोट डाउन इसको कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबू, अगला प्रश्न कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? अब यहाँ देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, ध्वनि को ही क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर कहते हैं। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि वर्णमाला किसे कहते हैं भैया? हिंदी वर्णमाला कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला एगो होती है, एगो, समझ रहे हैं? एक। इसमें वर्ण कितने होते हैं? तो 52 वर्ण होते हैं। वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? शब्द समूह को नहीं, वर्ण समूह को नहीं, व्यवस्थित वर्ण समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक, व्यवस्थित। भैया ये गारंटी है कि अ के बाद क्या आएगा? आ ही आएगा। आ के बाद छोटी ई, बड़ी ई। ठीक, क के बाद गारंटी है ख आएगा, ग आएगा, कहीं च नहीं आ जाएगा। यानी व्यवस्थित वर्ण समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। लिख लीजिए। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? दिया है स स स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? इन्हें हम उष्म संघर्षी व्यंजन के नाम से बाबू जानते हैं, इन्हें उष्म संघर्षी व्यंजन के नाम से जानते हैं। अगला हम देखें,
अगला सवाल जो है दिया, निम्नलिखित में संयुक्त व्यंजन कौन सा है? अभी बताए हैं ना यार, कौन सा बताए हैं भाई? छत्र ज्ञस्त्र कहीं दिख रहा है? कहेंगे हाँ सर दिख तो रहा है, बड़ी आसान सवाल है, तो मारिए उत्तर। अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? देखिए हिंदी वर्णमाला में मूलतः वर्णों की संख्या माना जाता है, तो वर्ण व्यंजन कितने हो गए हैं? तो व्यंजन 33 हो गए हैं। कुछ संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। ठीक, द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं? तो द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं, ड और ढ। जोड़िए, 4 3 7, 2 9, 9 3 12 की 2, 3 1 4 1 5। अगर हमसे पूछा जाए टोटल हिंदी में वर्ण कितने होते हैं, तो 52 ही होते हैं। बड़ी आसान है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आइए अगले सवाल की तरफ। ओ और औ का उच्चारण स्थान, शुरुआत यहीं से शायद हम किए भी थे। ओ और यानी एक तो अ किससे बोला जाता, पहले हम जान जाए ओ किससे बना है ना, तो गारंटी है इसको निकाल ले जाएंगे। ओ किससे बना है? ओ और औ ये किससे बना है? ओ का निर्माण हुआ है अ के साथ, अगर उ आया है। अ का उच्चारण स्थान बाबू क्या होता है? कंठ। उ का ओष्ठ, ये दोनों को मिला देंगे तो बनेगा क्या? कंठ, कंठोष्ठ, कंठ ओष्ठ वर्ण बन जाएगा। तुरंत उत्तर क्या देंगे? ओष्ठ के नाम से कंठोष्ठ बन जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई। अब देखिए, एक भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई को हम क्या कहते हैं? शब्द के। भाषा की सबसे छोटी इकाई, 3 सवाल यहाँ पर लिखिएगा। भाषा की सबसे भाषा की सबसे छोटी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? छोटी इकाई वर्ण कहते हैं। ठीक, या भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कहेगा ध्वनि, लिखित इकाई कहेगा वर्ण, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कहेगा तो शब्द हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? देखिए, छ किस वर्णों के योग से बना है? तो देखिए ना, कहीं दिख रहा है का क के साथ कौन सा? ठीक, मूर्धा स, मूर्धा स जहां रहेगा उसी से छ का निर्माण हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न दिया है, हिंदी में स्पर्श भी है, मतलब क से लेके म के बीच आएगा। चलिए अच्छी बात है। ठीक, घोष भी है, 12 घोष, महाप्राण। अब देखिए, स्पर्श का मतलब क से लेके म के बीच आना चाहिए। ठीक, कह रहा है घोष भी 12 घोष, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा 12 घोष, 12 घोष, अघोष 12 घोष 300, यानी तीसरा चौथा सघोष होता है। ठीक, त थ होगा नहीं, ट ठ होगा नहीं, ह होगा नहीं। महाप्राण 24 उष्मा महाप्राण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा होता है। त थ यानी क्या आएगा? थ व्यंजन हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि कौन सा ध्वनि अल्प प्राण है? अल्प प्राण का ट्रिक क्या होता है बाबू? 135 अंतः सारे अल्प प्राण। अल्प प्राण, अल्प का मतलब जहां से कम हवा वायु निकलती है उसे अल्प प्राण। इसका ट्रिक होता है 135 अंतस्थ सारे, मतलब सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण। प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा, ख तो दूसरा है, होगा नहीं, त हो सकता है। ठीक, क त थ द ध न, पहला तीसरा पांचवा। ठीक, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण? तो त थ अल्प प्राण में 135 अंतः सारे अल्प प्राण। अगला देखिए, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है, अगला प्रश्न दिया है, हिंदी में तालव्य ध्वनियां कौन सी है? तो देखिए यहाँ सबकी ध्वनियां लिख दे रहे हैं। देखिए, च छ ज झ ये तालु से बोली जाती हैं। ठीक, त थ प फ ओष्ठ से बोली जाती हैं। ठीक, ये तालु ये मूर्धा से और ये दंत से बोली जाने वाली ध्वनियां हैं।
एक ध्वनियां और बनती हैं कौन, क, ख, ग, घ, ये किससे, हमारे कंठ से बोली जाने वाली ध्वनियां हैं। यही तो हिंदी में 5 प्रकार की ध्वनियां देखेंगे, इन्हीं को हम स्पर्श व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तालव्य ध्वनियां कौन सी है, तो देख लीजिए तालव्य ध्वनियां कौन सी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंत और उष्ट से बोले जाने वाले, दंतुष्ट किसे कहते हैं, त, थ, दंत और उष्ट से बोली जाने वाली ध्वनियां हैं। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, हिंदी में स्पर्श भी होना चाहिए, घोष भी होना चाहिए, महाप्राण भी होना चाहिए, उष्ट से भी बोला जाए, उष्ट से प, फ, ब, भ, म। अब सीधी सी बात है, कौन सा ऑप्शन बन रहा है, भ। ठीक, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है बाबू, अगला सवाल दिया है, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। स्पर्श व्यंजन में क से लेकर म तक की ध्वनियां आती है। यर, ल, व अंतस्थ व्यंजन है, ये अंतस्थ व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन नहीं है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया है आपका, कितना आसान और सुंदर सवाल है, स्वध्वनिका कैसी है, स्वध्वनिया कैसी है हमारी, स्वध्वनिया कैसी है, तो हमारी तालव्य ध्वनिया कहलाती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, ठीक, अगला सवाल देखिएगा, निम्न में कंठ ध्वनिया कौन सी है, कंठ ध्वनिया क, ख, ये क्या है, हमारी कंठ ध्वनिया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये प्रश्नों की श्रृंखला बड़ी तेजी के साथ कराएंगे। ठीक, संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या, बड़ी अच्छी बात है। स्पर्श कितने होते हैं भाई, हिंदी में वर्णों की संख्या पूछा है, पूछा स्वर कितने होते हैं, तो कुल स्वर कितने होते हैं हमारे 13, स्पर्श कितने 25, अंतस्थ कितने होते हैं, तो अंतस्थ हमारे 4 होते हैं, उष्म कितने होते हैं, तो उष्म भी हमारे क्या होते हैं, 4 होते हैं। फिर हम बात करेंगे आगे, उष्म व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक, द्विगुण कितने होते हैं, द्विगुण हमारे 2 होते हैं। पूछ रहा है 25 4 29 4 33 2 35, 35 और 13, 35 और 13, 5 3 8 3 1 4, 48। ठीक, अब इसके साथ ये भी तो बताइए, कहा है हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या, तो कुल वर्ण 52 होते हैं। ठीक, तो ये देखिए द्विगुण को हटा देंगे। ठीक, तो हमारे पास हिंदी में संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी, संयुक्त को लेके 52 होते हैं, तो यहाँ एक उत्तर होना चाहिए क्या, 48। एक उत्तर कितनी होनी चाहिए, 48 वर्ण होते हैं। केवल संयुक्त को ही छोड़ना है, छ, त्र, ज्ञ और स्वर को छोड़ के। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, हिंदी में स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी में जो स्वर हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहलाते हैं, जो दीर्घ से भी अधिक समय लगता है उसे हम प्लूट स्वर के नाम से जानते हैं। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया है, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, जिसमें झनकार हो उसे घोष, और जिनमें कंपन न हो उन्हें हम क्या कहते हैं, अघोष के नाम से जानते हैं। देखिए ना, अघोष के नाम से उन्हें हम जानते हैं। ठीक, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रुक जाइए, थोड़ा सा हमको क्लीन कर लेने दीजिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या बाबू कितनी होती है, हिंदी में मूलतः व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। ठीक, हिंदी में व्यंजनों की संख्या कहा तो 33 देंगे। कह दिया होता कुल कितने व्यंजन है, अगर पूछ दे कुल व्यंजनों की संख्या तो 2 ठे और जोड़ देंगे द्विगुण को, तो 33 + 2 बराबर हम 35 बताएंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, थोड़ा सा, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनना है, तो ज्ञ वर्ण किन के सहयोग से बना है, तो देखिएगा ज्ञ वर्ण किससे बना है,
ज के साथ भाई साहब, ज के साथ क्या लगा दे, य लगा दे, क्या ये वाला य? नहीं, उसका पैर टूटा हुआ नहीं, ये वाला ऑप्शन होगा। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है, अगला सवाल दिया है, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन किसको कहते हैं? य र ल व को अंतस्थ, उष्म स स सह को, संयुक्त छत्र ज्ञ को। ठीक, हम अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? उत्तर प्रदेश पुलिस में आया हुआ प्रश्न है। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम, नहीं, वीडियो में आया हुआ प्रश्न है कि किस वर्ण के साथ आता है। क के साथ स जुड़ता है तो बनता क्या है? छ, यानी यह किस वर्ण के बाद आता है? क वर्ण के बाद आता है छ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है, ए का उच्चारण स्थान क्या होगा? ए का उच्चारण स्थान बाबू क्या हो जाएगा? ए बनता किससे है? अ के साथ छोटी ई लगाते हैं तो क्या बनता है? ए। अ के साथ अगर ए लगाते हैं तो क्या बनता है? ए। अ का उच्चारण स्थान क्या होता है बाबू? कंठ। और ई का क्या होता है? तालु। इन दोनों को एक साथ जोड़ देंगे तो कंठ तालव्य हो जाएगा, ए का उच्चारण स्थान। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपको, हिंदी में कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? कहने का मतलब ये है, देखो कितना आसान सवाल है, कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन छ भी है, त्र भी है, ज्ञ भी है। अगर प की बात करें, या संयुक्त व्यंजन या ओष्ठ वर्ण है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा अयोगवाह का उदाहरण है? बाबू अयोगवाह किसे कहते हैं? अयोगवाह का मतलब होता है अंग और अ। कौन सा अयोगवाह है? अयोगवाह है, विसर्ग जो होते हैं अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। अयोगवाह इन्हीं को तो कहते हैं, अंग को और अ को। अ क्या है? हमारा विसर्ग है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन सा है? आ तो गया यार। अंग और अ को हम क्या कहते हैं? अयोगवाह। अनुस्वार इसलिए कहते हैं कि ये नाक से बोली जाती है, इसलिए कहते हैं कि ये नाक और मुंह दोनों से बोली जाती है। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, अगला प्रश्न है कि निम्न में अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? अल्प प्राण कहने का मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। 135 अंतः सारे अल्प प्राण। ट, ठ, ड, ढ नहीं आएगा। ठीक, ट, त, थ, द, त, थ नहीं, ये नहीं आएगा। प, फ ये भी नहीं आएगा। अल्प प्राण वर्ण कौन सा है ना? अल्प प्राण 135 अंत, पहला और तीसरा किसमें आ रहे हैं? इसी में आ रहे हैं, ये अल्प प्राण वर्ण का उदाहरण है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा होता है यार? कंठ से क ख ग घ इया, तालु से च छ ज झ इया, मूर्धा से ट, ठ, ड और ढ, ये क्या होते हैं? हमारे मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, यहां तक तो हो गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, कौन सा अमानक वर्ण है? अभी बताए हैं अमानक वर्ण। झ, भ को हम क्या मानते हैं? अमानक वर्ण के नाम से जानते हैं। भ हमारा क्या है? अमानक वर्ण। हिंदी में दो अमानक वर्ण है, एक यह वाला भ के जगह यह मानक वर्ण में आ गया, एक यह वाला ल के जगह यह वाला ल आ गया, तो यह मानक। ये दोनों क्या है? हमारे हिंदी में कहीं अब देखने को नहीं मिलते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? अमानक वर्ण के नाम से जानते हैं। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला पेज क्या है? देखिए, भाषा की छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम, सबसे छोटी इकाई को, भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि या वर्ण के नाम से जानते हैं। ठीक, अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला पेज है, जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं होती है, जिसमें एक मात्रा होती है, उन्हें मूल स्वर, उन्हें लघु स्वर के नाम से जानते हैं।
जिनमें दो मात्राएं होती हैं ना बाबू, दो मात्राएं, उन्हें गुरु स्वर, ठीक, उसे क्या कहते हैं, गुरु स्वर, या इसी को हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं। ठीक, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इनमें से समृद्ध स्वर किसे कहते हैं? समृद्ध किसको कहते हैं? समृद्ध का मतलब होता है ई, ई, उ, उ, जिसे होता है ना सुई, छोटा उ, बड़ा उ, छोटी ई और बड़ी ई को हम क्या कहते हैं, समृद्ध स्वर कहते हैं। देखिए कोई है इसमें, आप तुरंत कहेंगे हाँ सर बड़ी ई तो है, तो बिल्कुल उत्तर दे सकते हैं। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जिन वर्णों का उच्चारण स्थान स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम हिंदी में स्वर के नाम से जानते हैं। हिंदी में जो वर्ण होते हैं, वर्ण कितने प्रकार से होते हैं? तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बाबू स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। जो स्वतंत्र रूप से बोला जाता है इन्हें हम स्वर के नाम से जानते हैं, जो दूसरे के सहारे पर आश्रित रहते हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है बाबू? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। पूछ दिया होता कुल स्वर तब बताते 13, ध्यान दीजिएगा। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, स्वरों की संख्या कितनी है? जब तक कुल स्वर नहीं लगा के पूछेगा तब तक हम फ्री हैं कि बताएंगे हमेशा क्या 11 स्वर हैं। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है कि प्रयत्न के आधार पर ल को हम किस प्रकार के, ल को पार्श्विक वर्ण के नाम से जानते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, पीछे बताए थे भाई पार्श्विक वर्ण किसे कहते हैं, पीछे बिल्कुल इन प्रश्नों को बता, जो उनको नहीं समझ में आ रहा शुरू से देखेंगे ना, शुरू से प्रश्नों का बड़ी व्याख्या किए हैं, इसलिए इधर फास्ट चल रहे हैं। जो ध्वनियां न स्वर तंत्र हैं, न स्वर है न व्यंजन है, उन्हें हम क्या कहते हैं? न स्वर में आते हैं न व्यंजन में आते हैं, उन्हें हम अयोगवाह के नाम से जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन, इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जाता है? कोई भी व्यंजन स्वर के बिना रह ही नहीं सकता, स्वर के साथ ही उच्चारण किया जा सकता है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है, इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? अच्छा संयुक्त व्यंजन अभी बताए हैं ना, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं बाबू? संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छ त्र ज्ञ स्र आते हैं। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञ अज्ञ किस वर्णों के संयोग से बना है? ज के साथ क्या लगा देते हैं? यह लगाते हैं, अज्ञ बन जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जिन शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है हिंदी शब्दकोश में? अरे भाई छ का क्रम किसके बाद आएगा? हमेशा क के बाद ही तो आएगा। किसके बाद आएगा? क वर्ण के बाद आएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि क के साथ कंठ मूर्धा स मिलने से क्या बनता है? छ बनता है। क के बाद कौन सा वर्ण आता है? छ आता है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, छ वर्ण किसके योग से बना है? छ किसके योग से बना है बाबू? तो छ किससे? क के साथ छ लगाने से किसका निर्माण होता है? छ का निर्माण होता है। ठीक, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन का मतलब होता है य र ल व। क्या हो जाएगा? य र ल व। ये कंठ ध्वनियां हैं, ये संयुक्त व्यंजन है, ये ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्ण है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न, य र ल व किस प्रकार के व्यंजन है? कई बार ये प्रश्न आ चुका, अंतस्थ व्यंजन के उदाहरण है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। क्या हम उत्तर दे देंगे इसका? अंतस्थ दे देंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है? किसका उच्चारण कंठ है भाई?
क ख ग घ अंग, ग क्या हो जाएगा, कंठ से बोले जाने वाली ध्वनियां हैं। अगला प्रश्न की तरफ बढ़िए। दिया है ग ज छ ट त, इनमें तालव्य महाप्राण घोष वर्ण कौन से है। अच्छा, प्रत्येक वर्ण का दूसरा चौथा ग होगा नहीं, ग होगा नहीं, ग अगर होगा नहीं, थोड़ा सा यहाँ कलम ले लेने दीजिए, ग तो होगा नहीं। अच्छा, दूसरा चौथा में च छ ज, ये भी नहीं होगा, च छ नहीं, ये भी नहीं होगा। तालव्य तो है महाप्राण, प्रत्येक वर्ण का दूसरा और तो चौथा होता है, च छ हो जाएगा, ठीक, छ च ट ठ, यानी एक ठ हमारा क्या है, इसमें उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। भैया प फ ब भ से बोले जाने वर्ण वर्ण क्या कहलाते हैं, ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तुरंत बताएंगे। प वर्ग का उच्चारण स्थान भाई क्या है, ओष्ठ ध्वनियां होती हैं, ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मूर्धन्य भी चाहिए, अल्प प्राण भी चाहिए, अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण चाहिए। कंठ ताल मूर्धा, मूर्धा का मतलब होता है त ट ठ ड ढ अड़, इसमें से कुछ दिख रहा है तो मूर्धा में ट ही आता है, ठीक। अल्प प्राण 135, अघोष पहला दूसरा, इसका उदाहरण कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे आइए, दंत भी चाहिए, वत्सल्य भी चाहिए, अल्प प्राण भी चाहिए, अघोष का उदाहरण। प्रत्येक वर्ग का 12 अघोष 3 सब, पहला और दूसरा होता है। अल्प प्राण में च भी आएगा। दंत से बोले जाने वाली ध्वनियां चाहिए, तो दंत से क्या बोला जाता है, त थ द ध छ हो जाएगा। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ओष्ठ भी चाहिए, अल्प प्राण भी चाहिए, घोष वर्ण का उदाहरण है। ओष्ठ से प फ ब भ आते हैं, अल्प प्राण में भी प आता है, ठीक, प फ ब भ, प फ ब भ। अब हम देख रहे हैं प्रत्येक वर्ग का अल्प प्राण 135 होता है, ठीक, प फ ब 135 होता है अल्प प्राण में। घोष में 12 घोष नहीं 24, 12 घोष मतलब 3 4 5, यानी ब भी है जो दोनों में कॉमन है, ओष्ठ भी है, ठीक है, बिल्कुल ब उत्तर होगा, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा सवाल है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ओष्ठ भी चाहिए, अल्प प्राण भी चाहिए, घोष व्यंजन भी चाहिए, का उदाहरण कौन सा है। देखिए अल ओष्ठ भी चाहिए, ओष्ठ का मतलब